प्रिय छात्रों नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यह टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश का व्यतिकरण हमें पढ़ना है। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन है कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशिक क्षेत्र पर प्रदीप्ति घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण, ये प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का मतलब क्या होता है समझेंगे। जैसा कि प्रकाश तरंग के बारे में आपको जानकारी है, प्रकाश तरंगें कुछ इस प्रकार से चलती है। तरंग संचरण की दिशा इस फॉर्म में होती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश तरंग। इसे बोलेंगे प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंगों एक से अधिक तरंगे रहेंगी। जब प्रकाश तरंगे एक से अधिक हो, चलिए हम लोग एक और प्रकाश तरंग ले लेते हैं। प्रकाश तरंग, एक और प्रकाश तरंग ले लिया गया। इन तरंगों का अध्यारोपण कराना है। तो अध्यारोपण कराने के लिए एक बात ध्यान देना होगा कि इन तरंगों की दिशा समान होनी चाहिए और आवृत्ति भी समान होना चाहिए। इन तरंगों की दिशा और आवृत्ति एक ही होनी चाहिए, समान दिशा में होनी चाहिए और समान आवृत्ति की तरंगें होनी चाहिए। दो तरंग लिए हैं, इन दोनों तरंगों की दिशा एक ही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और इन दोनों तरंगों की आवृत्तियां भी समान ले ली गई हैं। तरंग दैर्घ्य समान होने चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरंग का आयाम, इसे हम लोग कहते हैं आयाम। मान लिया कि इसका आयाम a है और इसका आयाम b है। एक तरंग का आयाम a है और एक तरंग का आयाम b है। जब ये दोनों तरंगे किसी स्थान पर आपस में मिलती हैं तो मिल करके एक नई तरंग बनाएंगी, जिस तरंग की आयाम परिवर्तित हो जाएगा। एक नया तरंग बनेगा, उस तरंग का आयाम परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इस ऊंचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग श्रृंग। इसे श्रृंग कहा जाता है, इसे गर्त कहा जाता है। इस तरंग के लिए भी ये होगा श्रृंग और ये होगा गर्त। श्रृंग और गर्त। तो जब ये दोनों तरंगे आपस में मिलेंगी, दो प्रकार से तरंगे अध्यारोपित हो सकती हैं। अध्यारोपण की कहानी में दो तरह से हो सकता है। यहां पर देखिए पहले श्रृंग है बाद में गर्त है, यहां भी पहले श्रृंग है बाद में गर्त है। दो तरंगे हम लेते हैं तो यहां पर एक तरंग कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं, ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त। दूसरी तरंग लेते हैं, दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार से है, ये है गर्त और ये है श्रृंग। गर्त और श्रृंग। यहां पर भी हमने मान लिया कि इसका आयाम जो है a है और इस तरंग का आयाम जो है b है। इस तरंग के आयाम को b पढ़ा गया। तो ध्यान देना होगा, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशिक क्षेत्र पर प्रतिदीप्ति घनत्व की पुनर्वितरण की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो यहाँ दो तरंगे ली गई है। ये जब दो तरंगे आपस में मिलेंगी तो हम लोग कहेंगे समान कला में मिले। समान कला का मतलब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा। तो इस समय जो एक नई तरंग आएगी उसका आयाम कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, बढ़ करके आएगा। आयाम अधिक हो जाता है, अर्थात इसका श्रृंग a था, आयाम a था, इसका आयाम b था, तो इसका जो आयाम आएगा वह a प्लस b आएगा। इसका आयाम a प्लस b आएगा। इसके लिए आयाम a है, इसके लिए b है। श्रृंग गर्त से मिल रहा है तो इसके लिए जो आएगा a माइनस b आएगा, a माइनस b आएगा। तो जब दो तरंगे ली जाएं, ये समान कला में मिलते हों तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता को I से डिनोट करते हैं।
मैक्सिमम होती है, और जब विपरीत कला में मिल रहे हो तो मिनिमम होती है। आई मीन, मीन से मिनिमम, मैक्स से मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। ए क्या है? आयाम है। बी क्या है? आयाम है। तो इस सिचुएशन में ए प्लस बी और इस सिचुएशन में ए माइनस बी। कब? जब विपरीत कला में मिलेंगे तब। चलिए इसको हम लोग गणितीय रूप में समझेंगे। गणितीय रूप में समझने के लिए हम लोग देखते हैं, दो तरंगे ली जाएंगी, इन दोनों को हम लोग देखिए, हम लोग अभी समझे कि तरंग का जो व्यतिकरण हो रहा है, व्यतिकरण करने पर दो प्रकार से हो रहा है। एक बार अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है, अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है, एक बार न्यूनतम तीव्रता प्राप्त हो रही है। जब अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी तो इस घटना को हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। जब न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी तो इस घटना को बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण यानी कि व्यतिकरण दो प्रकार से होगा, या तो अधिकतम या तो न्यूनतम। जब अधिकतम हो रहा है तो उस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। जब इसकी तीव्रता न्यूनतम हो रही है, तीव्रताकरण कहेंगे। अधिकतम होगा तो समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। समझते हैं समपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के लिए। तरंग के लिए सूत्र होता है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। तरंग के लिए, चूंकि तरंग अभी हम लोग देखें कि तरंग इस तरह से होता है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो साइन वेव कहलाता है, इस तरह के तरंगों को साइन वेव कहते हैं। तो साइन वेव के लिए हमने मान लिया कि y1 बराबर, y1 क्या है? विस्थापन है। y1 जो है विस्थापन है, तो y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी। ए तरंग का आयाम है, ओमेगा टी तरंग की कला है। एक दूसरी तरंग है y2, y2 बराबर वी साइन ओमेगा टी प्लस 5। दो तरंगे हैं। एक तरंग का विस्थापन जो है y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी है, दूसरी तरंग का y2 है, y2 इक्वल बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी कि इसका जो कला है ओमेगा टी है, इसकी कला ओमेगा टी प्लस 5 है। दोनों के कलाओं में अंतर को कलांतर कहते हैं। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कलांतर मिलेगा हमें 5। यहां पर कलांतर होगा 5। ए और बी आयाम है, ए और बी आयाम है दोनों तरंगों के लिए। अब अगर इन दोनों तरंगों को किसी स्थान पर अध्यारोपित किया जाए, ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही है, दोनों एक ही दिशा में संचरित हो रही है, समान आवृत्ति की है, समान आवृत्ति की है, समान दिशा में चल रही है, तो इन दोनों तरंगों को अध्यारोपित किया जाए तो अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा y इक्वल y1 प्लस y2। y इक्वल y1 प्लस y2। y क्या है? परिणामी तरंग का विस्थापन, y1 पहले तरंग के लिए, y2 दूसरे तरंग के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि y इक्वल y1 का मान रखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस, y2 के लिए v साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, या y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। यहाँ पर सूत्र एक याद रखिएगा, मैथ वाले बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी होगा, बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत हो सकता है, तो बायो वाले बच्चे भी सूत्र को याद रखेंगे। एक सूत्र होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
तो यहां पर ए के लिए ओमेगा टी दिख रहा है और बी के लिए फाई दिख रहा है, तो सूत्र लगेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, बी को बी रहने दिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के सूत्र से साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, या y इक्वल, देखिए इन दोनों पदों में से हम लोग साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे। ये जो दो पहले पद दिख रहे हैं इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा साइन ओमेगा टी को, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से b कॉस फाई, a प्लस बी कॉस फाई बच गया साइन ओमेगा टी, कॉमन लिया गया है। प्लस यहाँ से देखिए b का गुणा भी करना था, यहाँ पर छूट रहा था, यहाँ पर से अगर हम लोग देखते हैं तो b कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई, b कॉस ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई आ गया है। यहां तक ठीक है। अब हम लोग मान लेंगे, मान लिया a प्लस बी कॉस फाई इक्वल आर। ये जो a प्लस बी कॉस फाई है, a प्लस बी कॉस फाई को r मान लिया गया और यहां से b साइन फाई को r कॉस थीटा इसको मान लेंगे, r कॉस थीटा इसको r साइन थीटा मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखिए यहां पर y इक्वल y1 प्लस y2, y1 का मान रखा गया, y2 का मान रखा गया, a साइन ओमेगा टी, ये b है, b इससे बाहर था, सूत्र था साइन ओमेगा टी कॉस फाई और कॉस ओमेगा टी साइन फाई, चूंकि b से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से हम लोग कॉमन लिए साइन ओमेगा टी a प्लस बी कॉस फाई और यहाँ पे b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। चूंकि हम अभी पढ़े कि तरंग का समीकरण होता है a साइन ओमेगा टी, यानी आयाम साइन और कला, आयाम साइन और कला, कला अर्थात कोण। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि इस फॉर्म में नहीं दिख पा रहा था कि तरंग जो है आयाम साइन कला में मौजूद हो, तो हम लोग अपने से मान लिए समीकरण को सॉल्व करने के लिए कि a प्लस बी कॉस फाई इक्वल आर कॉस थीटा और b इसको, ये जो यहाँ पर दिख रहा है b साइन फाई, ये जो है b साइन फाई इक्वल आर साइन थीटा। तो अगर इन मानों को यहां पर हम इनपुट करें तो y बराबर प्राप्त होगा, y इक्वल यहां पर हमें रखना है r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर अगर b साइन फाई के लिए r साइन थीटा रखें तो r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, y इक्वल इन दोनों से r कॉमन लेंगे, r कॉमन लेने पर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो y इक्वल आ गया, r दोनों में से कॉमन निकाला गया, साइन ओमेगा टी, पहले हम साइन ओमेगा टी को लिख दिए, हम बाद में कॉस थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले कॉस ओमेगा टी लिख दिए, हम बाद में साइन थीटा लिख रहे हैं। कारण क्या है, अभी हम लोग यहाँ एक सूत्र लगाए थे कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, उसी सूत्र को रिवर्स में प्राप्त करेंगे तो y इक्वल आर, देखिए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये सूत्र बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का सूत्र हमें प्राप्त हुआ।
तो परिणामी तरंग जो है, परिणामी तरंग का विस्थापन हमें प्राप्त हो गया y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां r क्या है, r जो है परिणामी तरंग का आयाम है, r है परिणामी तरंग का, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। अब हम लोग r का मान ज्ञात करना चाहेंगे। r का मान ज्ञात करने के लिए, r का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो लेफ्ट में a प्लस बी कॉस फाई है, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर दूसरे समीकरण में b साइन फाई है, v साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर, राइट साइड में r कॉस थीटा है, r साइन थीटा है, यानी कि r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे हल किया जाए यदि तो a प्लस बी कॉस फाई है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a बी 2ab कॉस फाई, 2ab कॉस फाई। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि यहां पर a के लिए a स्क्वायर लिखे, सेकेंड टर्म से b कॉस फाई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, 2ab कॉस फाई, इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। राइट साइड में देखिए अगर r स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, यहां पर साइन स्क्वायर फाई, 2ab कॉस फाई इक्वल आर स्क्वायर। चूंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर साइन, साइन स्क्वायर फाई का मान होता है 1 आर स्क्वायर। फिर यहां भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई इक्वल आर स्क्वायर। तो यहां तक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, या आर बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर ये प्राप्त हुआ है, आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, आर इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, जहां आर परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम, आर जो है परिणामी तरंग का आयाम है, ए और बी अध्यारोपित तरंग का आयाम है। जो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उन तरंगों का आयाम है, एक तरंग का आयाम ए, एक तरंग का आयाम बी। और फाई क्या है? फाई है कलांतर, फाई है कलांतर। यहां पर 3 पद हैं, आर है, आर परिणामी तरंग का आयाम हुआ, ए और बी अध्यारोपित तरंग के आयाम है और फाई कलांतर है। अब देखिए आगे समझते हैं। हाँ, आर का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। बताया गया कि व्यतिकरण 2 प्रकार से होता है, या तो समपोषी होगा,
समपोषी या विनाशी। समपोषी या विनाशी। समपोषी में R का मान अधिकतम प्राप्त होगा, R का मान अधिकतम। विनाशी में R का मान जो है न्यूनतम प्राप्त होगा। तो R का मान अधिकतम या न्यूनतम करने के लिए यहाँ पर हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं कालांतर को। बाकी A और B को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फाई को चेंज कर सकते हैं। तो कॉस फाई का मान अधिकतम होने के लिए कॉस फाई का मान अधिक होना चाहिए, न्यूनतम होने के लिए कॉस फाई का मान कम होना चाहिए। मैथ वाले बच्चों को पता है, बायोलॉजी वाले बच्चे भी याद रखेंगे कि कॉस का अधिकतम मान +1 होता है, कॉस +1, और कॉस का न्यूनतम मान -1 होता है। कब कब +1 आता है? तो यदि फाई का मान आप रखते हैं, फाई का मान या तो 0 रख लें, 2 पाई रख लिया जाए, 4 पाई, 6 पाई इत्यादि, इन सभी मानों पर कॉस का मान +1 आता है। अगर फाई का मान हम लोग पाई रखें, 3 पाई रखा जाए, 5 पाई रखा जाए, 7 पाई रखा जाए, तो इन सभी मानों पर कॉस फाई का मान न्यूनतम अर्थात -1 आता है। तो 0, 2 पाई इसको हम लोग व्यापक रूप से लिख सकते हैं कि फाई का मान 2n पाई होना चाहिए, यानी कि पाई का समगुणज होना चाहिए, जहां n इक्वल 0, 1, 2, 3 इत्यादि हो सकते हैं। अगर n के जगह पर 0 रखा जाए 0 आएगा, 1 रखा जाए 2 पाई आएगा, 2 रखा जाए 4 पाई आएगा। तो जब फाई इक्वल टू n पाई हो तो कॉस फाई का मान कितना होगा? +1, और कॉस फाई का मान +1 होने पर r का मान होगा अधिकतम, और इसे कहते हैं समपोषी। यानी कि कलांतर यदि 2n पाई है तो व्यतिकरण समपोषी होगा। यहां पर फाई का मान 2n+1 पाई होगा, जहां n इक्वल 0, 1, 2, 3 ऐसे रख सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं में जो व्यतिकरण होगा वह न्यूनतम होता है, व्यतिकरण न्यूनतम होगा। चूंकि यहां पर 2n+1 पाई होने पर कॉस फाई का मान -1 आएगा, और -1 होने पर न्यूनतम होता है। ठीक है, देखते हैं r में मान रख करके। परिणामी तरंग का जो आयाम है r इक्वल √a² + b²। कॉस फाई का मान कितना रखना है? तो कॉस फाई का मान +1। अगर कॉस फाई का मान +1 रखें तो +1 से 2ab में गुणा करने पर ये प्राप्त होगा 2ab, या r इक्वल √a+b², या r इक्वल a+b। r इक्वल a+b, जो कि हम लोग प्रारंभ में वीडियो को पीछे करके अगर आप देखें तो वहाँ पर हम बताए थे कि परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वह अध्यारोपित तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है। कब? जब समपोषी व्यतिकरण होगा तब। विनाशी व्यतिकरण के लिए r इक्वल यहां से मान रखेंगे a² + b², 2ab। कॉस फाई का मान रखना है -1, तो हो जाएगा -2ab, या r इक्वल √a-b²। a-b² है यह, a² + b² -2ab, या r इक्वल a-b। कब? जब विनाशी व्यतिकरण होगा तब। तो व्यतिकरण दो प्रकार से। समपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर, जबकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। समपोषी में कॉस फाई का मान +1 होता है, जबकि फाई 2n पाई होगा, और विनाशी के लिए फाई का मान 2n+1 पाई होगा। अब देखिए तीव्रता की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास 3 तरंगे हैं। एक तरंग है y1 जो कि है a sin ओमेगा टी, दूसरी तरंग थी y2 b sin ओमेगा टी, और तीसरी परिणामी तरंग प्राप्त हुई है। परिणामी तरंग है r इक्वल, अभी हम लोग लिखे थे r इक्वल, सॉरी, परिणामी तरंग थी y इक्वल y1 प्लस y2 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ था r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अर्थात एक तरंग का आयाम a है, एक तरंग का आयाम a है, दूसरे तरंग का आयाम b है, और परिणामी तरंग का आयाम r है। ध्यान देना होगा, 3 तरंगे, अध्यारोपित होने वाली तरंगे y1 और y2 हैं। इसमें y1 का आयाम a है, ये ओमेगा टी प्लस फाई था, कलाम में थोड़ा अंतर था, कलांतर फाई था। दूसरी तरंग का आयाम b था और परिणामी तरंग का आयाम r हम लोग प्राप्त किए थे। तीव्रता जो होती है, प्रकाशिक तरंग की तीव्रता प्रोपोर्शन टू आयाम का वर्ग, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीव्रता को I से डिनोट करते हैं, I प्रोपोर्शन टू आयाम। तो देखिए पहली तरंग के लिए इसको मैंने लिखा I1 प्रोपोर्शन टू आयाम a है a स्क्वायर, या I1 बराबर के a स्क्वायर, जहाँ a के नियतांक है। इसी तरह से दूसरी तरंग के लिए I2 प्रोपोर्शन टू b स्क्वायर, या I2 इक्वल के बी स्क्वायर, और परिणामी तरंग के लिए I इक्वल पहले I प्रोपोर्शन टू के आर स्क्वायर, I प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, या I इक्वल के आर स्क्वायर। तीनों प्रकार की तरंगों के लिए हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। I1 इक्वल के ए स्क्वायर, I2 इक्वल के बी स्क्वायर, I इक्वल के आर स्क्वायर। R का मान प्राप्त किया गया था कि आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ये ज्ञात किए थे हम लोग। तो इसमें हम लोग आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस फाई दोनों पक्षों को k से गुणा करेंगे। k से गुणा करने पर ये हो जाएगा के आर स्क्वायर, ये होगा के ए स्क्वायर, ये होगा के बी स्क्वायर प्लस 2kab कॉस फाई, 2kab कॉस फाई, के आर स्क्वायर, के ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए के आर स्क्वायर का मान है I रख लेंगे। के ए स्क्वायर किसके बराबर है? I1 के बराबर है, इसको लिख लिया हमने I1। के बी स्क्वायर I2 के बराबर है, इसको हमने लिख लिया I2 प्लस 2। ये जो k है, इस k को आप लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकते हैं। तो k को हमने लिखा रूट के एक बार a के साथ, रूट के एक बार b के साथ कॉस फाई, या I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के ए। देखिए I1 बराबर के ए स्क्वायर है, तो रूट के ए का मान किसके बराबर होगा? अंडर रूट I1 के बराबर होगा। और रूट के बी किसके बराबर होगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो रूट I2 के बराबर होगा और कॉस फाई। यहाँ पर समझ लीजिएगा I1 बराबर है के ए स्क्वायर,
दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो √I1 रूट के ए स्क्वायर या √I1 बराबर √के² है, रूट से बाहर निकल करके ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से √I2 बराबर √के हो जाएगा। तो वही मान रखा गया, √के के लिए √I1, √के के लिए √I2। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर ध्यान देना होगा, व्यतिकरण जैसे बताया गया था कि दो प्रकार से होता है, समपोषी और विनाशी। एक होगा समपोषी और एक होगा विनाशी। समपोषी और विनाशी। समपोषी के लिए बताया गया कि cos फाई का मान +1 होगा, विनाशी के लिए cos फाई का मान -1 होता है। स्थितियां हम बता दिए थे कि कब +1 होता है, तो जब फाई इक्वल 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे चलता हो। और cos फाई इक्वल -1 कब होता है, तो जब फाई इक्वल, फाई का मान होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से। तो समपोषी की स्थिति में cos फाई का मान रखना होगा -1, अर्थात I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2, चूंकि cos फाई की जब रखे हमने 1, या I इक्वल I1 को लिख सकते हैं √I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2, या I इक्वल √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I इक्वल √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। विनाशी की स्थिति में फिर यहीं से I इक्वल I1 प्लस I2, विनाशी की स्थिति में cos फाई का मान रखना है -1, तो हो जाएगा -2 √I1 √I2, या I इक्वल √I1 का होल स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं √I2 का होल स्क्वायर, ये है -2 √I1 इंटू √I2। तो I इक्वल √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता प्राप्त हुई और ये समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता प्राप्त हुई। चलिए एक बार हम इन सभी बातों को क्लियर कर दे रहे हैं, एक ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। तो व्यतिकरण के लिए बताया गया कि दो तरंगे होनी चाहिए। एक अभी आपको बताया गया कि y बराबर हम लिए थे a sin ω t, दूसरी तरंग लिया गया था y2 बराबर b sin ω t प्लस फाई, b sin ω t प्लस फाई, और परिणामी तरंग आया था y बराबर r sin ω t प्लस थीटा, ω t प्लस थीटा। ध्यान देना है, व्यतिकरण दो प्रकार से हो रहा है। व्यतिकरण दो प्रकार से, समपोषी हो रहा है और एक हो रहा है विनाशी। समपोषी और विनाशी। समपोषी की स्थिति में r का मान अधिकतम प्राप्त होगा, विनाशी की स्थिति में r का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। r का मतलब परिणामी तरंग का आयाम। I का मान अधिकतम प्राप्त होगा, यहां पर I का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। अधिकतम मतलब I यानी कि I मैक्स और I मिन। अब ध्यान देना होगा, कब समपोषी व्यतिकरण होता है, तो जब कलांतर फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई,
6 फाई इत्यादि हो, अर्थात फाई इक्वल 2n पाई की स्थिति में हो। विनाशी कब होगा? तो जब फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इत्यादि, अर्थात फाई इक्वल 2n प्लस 1 पाई हो, 2n प्लस 1 पाई हो, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। यहाँ भी n का मान 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर r का मान आप लोग देखें कि मैक्सिमम होने की स्थिति में r का मान प्राप्त हो रहा है। r मैक्स के लिए हल किए थे a प्लस बी, यानी अध्यारोपित तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर। ये प्राप्त होता है a माइनस बी, अध्यारोपित तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। आई मैक्स का मान प्राप्त हुआ √I1 प्लस √I2 के होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि अध्यारोपित तरंगों के तीव्रता के वर्गमूल के योगफल के वर्ग के बराबर। और ये प्राप्त हुआ √I1 माइनस √I2 के वर्ग के बराबर। तो ये बातें याद रखेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में लिख लेंगे, नोटबुक बना करके तैयार करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, इस टॉपिक को भूलिएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव ही से पूछे जाते हैं, इसको एकाग्रचित होकर के एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं। और आपसे हम वादा करते हैं कि अगर एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को पढ़ेंगे, समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।